गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पूर्व हम लोगों ने पाठ संख्या 8 तक के अभ्यास कार्य किए हैं। आज हम लोग 9वें पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, इसके पूर्व हम लोगों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई से जुड़े प्रश्नोत्तर कार्य किए थे और उसमें जो व्याकरणिक दृष्टि से जो व्याकरण के अंग आए थे उसकी चर्चा की थी। आज इस पाठ में जो व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है विशेषण और विशेष्य, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही अपठित जो गद्यांश है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको यह जानना ज़रूरी है। विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, यानी इसके 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से तीसरा जो भेद होता है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक, और चौथा जो होता है जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से सार्वनामिक विशेषण। फिर प्रविशेषण किसे कहते हैं इसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह प्रविशेषण है। जैसे वह बहुत दुबला है तो दुबला यहाँ विशेषण है, लेकिन बहुत जो शब्द है वह प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो आइए इस पाठ से जुड़े और प्रश्नोत्तर कार्य को। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, आकार, प्रकार की चर्चा की जाए। जैसे गोरा, काला, ऊंचा, लंबा, मोटा, पतला, दुबला, इन सब शब्दों का खूबसूरत है ना, बदसूरत, स्वभाव की भी चर्चा करते हैं। तो आइए एक एक करके इसकी चर्चा करें और इस पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य को भी करें। तो जो पहला प्रश्न है बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पढ़ते हैं। भोलाराम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया। भोलाराम को कठोर नज़रों से घूरने लगे। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। भोलाराम जब भी पंप लगा को पानी की मोटी धार फेंकते देखता तो उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती। अब आइए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर क्या है कि अब बताइए पंप कितने हॉर्स पावर का था, यह सवाल है। तो 5 हॉर्स पावर का। शुभ चिंतकों की मुस्कान कैसी थी, तो अनुभवी मुस्कान थी। नज़रें कैसी थी, तो कठोर नज़रें थीं। बांध कितनी लागत से बना था, तो लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से। धार कैसी है, तो मोटी धार थी। आपके उत्तर किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सारे शब्द क्या हैं, विशेषण। मैंने कहा ही था पहले आपको कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। तो जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो रही है वो विशेष्य है और जिससे प्रकट होती है वो विशेषण है। तो मैं सफ़ेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूँ, यहाँ ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है ना, तो यह विशेष्य है। और कैसा है विशेषता, सफ़ेद, यानी वह विशेषण है। मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती है, तो प्रतिदिन यहाँ विशेषता है। कहाँ, ऑफिस। मेरे पास 3 पेन हैं, 3 क्या होगा, विशेषण। और क्या होगा, पेन क्या होगा, यहाँ जो है वो पेन जो है वो विशेष्य है। मैं मीठे संतरे लेकर आया, यहाँ मीठा विशेषण है, संतरे विशेष्य है। वे लौटे तो गर्म पानी तैयार था, गर्म विशेषण है किसकी, पानी की। अब देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द रेखांकित कर उसके भेद लिखिए। जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है, तो ईमानदार गुण बता रहा है किसी व्यक्ति का, तो यह गुणवाचक विशेषण है। उसका घर 4थी मंजिल पर है, यह संख्या बता रही है फ्लोर की यानी मंजिल की, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। मेरी माँ बाजार गई, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों यहाँ एक सुधार कर लेंगे आप तीसरे नंबर में, मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती है, तो मेरी जो है यहाँ विशेषण होगा और माँ विशेष्य हो जाएगी। ठीक है, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ गलत लिखा है प्रतिदिन और ऑफिस, सुधार लेंगे इसे। अब आके देखें कि मेरी माँ बाजार गई, यहाँ सार्वनामिक विशेषण है, मेरी विशेषण है ना। और रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा,
यहाँ 2 मीटर परिमाणवाचक है, मात्रा बता रहा है कपड़े की, इसीलिए मीटर में चूंकि उसे नापते हैं इसीलिए। अब 5वां नंबर सवाल, दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब मैं लगभग नहीं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसा है। वह तो बिल्कुल झूठा आदमी निकला, तो इसे हम बड़ा झूठा आदमी लिखेंगे। यह बहुत गहरा कुआं है ना। तो फिर वह सबसे तेज दौड़ता है। उस सभा में, है ना, लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। इन शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। आइए देखें 6 नंबर प्रश्न को। पहला नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं। तो शीला संगीत की बड़ी शौकीन है, तो यहाँ बड़ी प्रविशेषण है क्योंकि यह शौकीन की विशेषता बता रही है ना। यह चित्र अति सुंदर है, चित्र की भी विशेषता बताई जा रही बहुत। तो अति, सत्य प्रकाश अत्यंत प्रभावशाली है, तो अत्यंत। यह मेज जो है बहुत टिकाऊ है, तो बहुत। यह कमरा बड़ा हवादार है, तो बड़ा। अब 7वां नंबर प्रश्न देखें कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला है, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। मदन झगड़ालू है। रोहित पैसा कमाना चाहता है। रोहित कमाऊ बेटा है। कमला ऊपर बैठी है। कमला ऊपरी मंजिल पर रहती है। यानी पहला विशेषण है, अव्यय क्रिया है, फिर उसका विशेषण है, यहाँ दिया है आपको। विशेषण शब्दों की रचना जो होती है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और अव्ययों से होती है। अब इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले विशेषण की रचना है जो है संज्ञा शब्दों से। अर्थ का विशेषण होगा आर्थिक, इतिहास का ऐतिहासिक, परिवार का पारिवारिक, लालच का लालची, जहर का जहरीला, नमक का नमकीन। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दिए गए सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। तो यह से ऐसा, आप से आपका, वह से वैसे, कौन से किसका, तुम से तुम्हारा, जो से जैसा। ये विशेषण से हम लोगों ने सर्वनाम से विशेषण बनाए। अब देखेंगे दिए गए क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना करें, यानी क्रिया से किस प्रकार बनाते हैं। तो प्रत्यय लगाकर एक प्रकार से। तो भागना से भगौड़ा, पढ़ना से पढ़ाकू, बेचना से बिकाऊ, बनाना से बनावटी, है ना, या बनाऊ भी होता है। खेलना से खिलाड़ी, आगे से अगला। 11 नंबर प्रश्न देखें। नीचे दिए गए अव्यय वे होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, नीचे से निचला, आगे से अगला, सतह से सतही शब्द यह है। अब 12 नंबर प्रश्न को देखिए बच्चों। इसे क्या करना है कि दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण वाक्यों को पूरा कीजिए। तो वर्ष है शब्द दिया है, उससे हमें विशेषण बनाकर लिखना है संज्ञा से। तो वह परीक्षा में प्रथम आया, वार्षिक परीक्षा में। बिरबल बुद्धि से हमने बनाया, बुद्धिमान थे। जापान से जापानी लोग, बहुत परिश्रम से परिश्रमी हैं। मेरा चाचा से हमने चचेरा बनाया, भाई। रंग से रंगीला, रंगीन टीवी लाया। रंगीन है यहाँ, रंगील नहीं, रंगीन लिख लेंगे आप। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश जो इस पाठ में वर्णित किए गए थे उससे भी यहाँ प्रश्न उत्तर हैं। हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। वह शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। हमेशा हंसते रहने वाला व्यक्ति जीवन की परेशानियों को चुटकी में सुलझा लेता है। निराशा उसके पास नहीं फटकती है। हंसी पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त के बहाव को संतुलित रखती है, मस्तिष्क को तनाव मुक्त करती है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि हंसी एक शक्तिशाली दवा है जिससे व्यक्ति की सकारात्मक सोच विकसित होती है और बीमारियां पास नहीं फटकती। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल हंसना हंसाना ही नहीं बल्कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है।
जीवन के लक्ष्य आसानी से नहीं मिलते। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति आसानी से लक्ष्य प्राप्त के मार्ग में आने वाली परेशानियों को झेल लेता है, उन्हें अपनी सकारात्मक सोच से दूर करने का प्रयास करता है और लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता है। कहा जाता है कि अपने शत्रु को भी हंसाओ और उसकी आशा बढ़ेगी। तो ये है। अब इससे प्रश्न उत्तर जो कार्य हैं वो हम देखेंगे बच्चों। पहला है कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्या है, तो हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है, तो हमेशा हंसते रहने वाला व्यक्ति जीवन की परेशानियों को चुटकी में सुलझा लेता है। हंसी हमारे शरीर और मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखती है, हंसी हमारे पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त प्रवाह तथा मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखती है, इसीलिए हंसी शरीर और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। अगला है हंसी के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है, तो यह देखें हंसी के बारे में डॉक्टरों का यह कहना है कि यह सबसे शक्तिशाली दवा है। अंतिम प्रश्न इस अनुच्छेद से पूछा गया कि हंसी जीवन के लक्ष्य को पाने में किस प्रकार सहायक होती है, तो हंसने वाला व्यक्ति सफलता के मार्ग में आने वाली परेशानियों को अपने आत्मविश्वास से दूर कर लेता है और इस प्रकार हंसी उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। आइए बच्चों और देखते हैं जो प्रश्न है, आओ दोहराओ जो प्रश्न हमने पूर्व के पाठों में पढ़े हैं उनका एक फिर से पुनः स्मरण या पुनर्अभ्यास। तो अज्ञान शब्द है, इसमें अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है। अनुकरण शब्द जो है इसमें अनु उपसर्ग है, करण मूल शब्द है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। अपमान में अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है। दुर्दशा में दुर उपसर्ग है, दशा मूल शब्द है। अब 15 नंबर सवाल देखिए बच्चों, दिए गए शब्द पढ़िए, जिसे उपसर्ग से जुड़कर शब्द बने हैं उस पर सही का निशान, जिस उपसर्ग से बने हैं। आइए देखते हैं। क नंबर लाइलाज सही है। दूसरा जो है प्रश्न ख नंबर निर्ज्ञान नहीं अज्ञान होगा। ग नंबर आजन्म होगा, अपजन्म नहीं होता। प्रति जय नहीं होती, पराजय होती है, इसलिए परा यहाँ सही उपसर्ग होगा। अब देखें बच्चों अवगुण, ये सही उपसर्ग लगाया हुआ है। फिर अधपका या विपका, तो यहाँ अधपका जो है सही उपसर्ग होगा। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न जो है 16 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द का प्रत्यय छांटिए। तो आइए छांट लेते हैं क्या है इसमें प्रत्यय और उपसर्ग। लापरवाही, इसमें ला उपसर्ग है, प्रवाह मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। निर्बलता, इसमें नीर उपसर्ग है, बल मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। असफलता अ इसमें उपसर्ग है, सफल मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। निडरता नी उपसर्ग, डर मूल शब्द, ता प्रत्यय। अपमानित में अप उपसर्ग, मान मूल शब्द, इत प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, तो यह प्रश्न भी हमने बनाया। अब 17 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सज्जन से ता प्रत्यय लगाए तो सज्जनता बनी। प्यास से प्यास, चालाक से चालाकी, दानव से दानवता, पशु से पशुता, कुमार से कौमार्य, यह बनेगा। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है, कुमार का कौमार्य। अब रचनात्मक दृष्टि से जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं, यानी रचनात्मक लेखन को विकसित करने हेतु जो प्रश्न आपके पाठ में अंतिम में दिए जाते हैं उनका उत्तर मैं यहाँ लिखा हूँ। हालांकि ये प्रश्न आप स्वयं बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो आइए देखते हैं। ठीक है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें बंधनों से मुक्त करे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य खाली मस्तिष्क को खुले मस्तिष्क में बदलना होना चाहिए। आसपास की शिक्षा पद्धति में भी सुधार की आवश्यकता है और विशेष करके सरकारी विद्यालयों की शिक्षा पद्धति में। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अभी भी 65% लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था छात्रों को अनुसंधान विकास के महत्व के बारे में ठीक प्रकार से बता नहीं पाती और जब वे छात्र विश्वविद्यालय में जाते हैं
तो निजी स्कूल के बच्चों के सामने आत्मविहीन नज़र आते हैं, है ना। तब उन्हें समझ में आता है कि उनकी पढ़ाई उच्च स्तर की नहीं हुई, लिहाजा उन्हें जीवन भर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें देश की शिक्षा को आत्मनिर्भर और कौशल युक्त बनाने की आवश्यकता है। तो बच्चों, इस पाठ में जो अनुच्छेद दिए गए हैं इसे आप लिखेंगे और प्रयास करेंगे स्वयं से भी लिखने की, क्योंकि परीक्षाओं में स्वयं से लिखा गया अनुच्छेद आपको जल्दी स्मरण होता है। मैंने एक संकेत बिंदु दिए हैं, शाब्दिक त्रुटि हो सकती है, इसे ध्यान देंगे आप, है ना। चूँकि ये दूसरे के द्वारा लिखा गया है, यानी बच्चे की किताब से मैंने ये कहा है, तो जो दिक्कत है उसे आप कहेंगे, सुधार लेंगे और जो परेशानी है वो मुझसे बताएंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने 9 लेसन तक पढ़ लिया, एक लेसन और है। आपके जो पाठ्यक्रम है नवीनतम वो आ गए हैं, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आपको मिल भी गए होंगे कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से आपको सभी पाठ पढ़ने हैं, तो उसे ध्यान रखेंगे और आप इसका पालन करेंगे। अगली कक्षा में मैं सिलेबस की थोड़ी चर्चा करूंगा और थोड़े जो आपके निबंध वगैरह हैं उसकी भी चर्चा करूंगा। तो आप अच्छे प्रकार से इसे पढ़ें, बनाएं। 10वें पाठ का भी हम प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे, उसके बाद आगे की जो प्रश्नोत्तर कार्य होंगे या आगे की जो रूपरेखा है उसके अनुसार हम पाठ्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। धन्यवाद।